डिजिटल वर्ल्ड ने बच्चों से उसका बचपन छीन लिया है और पेरेंट्स से उनका पेशेंस। आज का पेरेंट गूगल करने से ज़्यादा परेशान अपने गिल्ट से है। फ्रेंडली होना और फ्रेंड होना, इसमें डिफरेंस है। क्या उम्र होनी चाहिए जब बच्चे के हाथ में उसको आप मोबाइल दे रहे हैं? बच्चे को घर का साइलेंस मार रहा, बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी। बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, बच्चे को प्रेजेंस पेरेंट चाहिए। लेट द चाइल्ड फील द इमोशन, लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड। तो कंपैरिजन इज किलिंग द इनर सेल्फ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को डोपामिन चाहिए। वो नन्ही उंगलियां जो थामती हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वही है। आप मानिए चाहे ना मानिए, किसी भी माँ बाप से पूछेंगे आपके लिए दुनिया की सबसे जरूरतमंद चीज या सबसे कीमती चीज क्या है, हर माँ बाप बोलेगा मेरा बच्चा। अगर आपके लिए वो सबसे कीमती है, अगर आप उसके ऊपर अपनी जान लुटा सकते हैं, तो उसकी पेरेंटिंग में आप क्यों नहीं वो चीजें करते हैं जिसको करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या जरूरी है, क्या ज़रूरी है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ बातरस में एक खास मेहमान है। वो पिछले 20 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो पेरेंटिंग कोच हैं, वो जर्नलिस्ट रही हैं, वो अपना एक ऑरा लेकर चलती हैं और आज वो हमारे खास मेहमान हैं। आपके कई सवालों का जवाब दे सकती हैं। सलोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिग्विजय आपका। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज जो है, जो माहौल है, उस माहौल में बच्चों की बात बाद में की जाए, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड में हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं। उनको लगता है कि अरे मतलब वो एकदम तनाव में चल रहे हैं। एज अ पेरेंटिंग कोच आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बदल गया पेरेंटिंग में कि पिछले ज़माने में लोग, मुझे जहाँ तक याद है, मेरी माँ, मेरे पापा तो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए, लेकिन जब तक थे तब तक सब लोग बड़ा चिलैक्स होके काम करते थे। स्कूल जा रहा है, हाँ ठीक है। ये आज मैं या मेरी वाइफ, हम लोग अपने बच्चे के लिए भी क्या आ गया, फ़ोन आ गया, होमवर्क आ गया, क्या नहीं आया, इसको ये करना है, फिर इसकी इस क्लास जानी है, फिर इस क्लास। पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में है। जी बिल्कुल दिग्विजय, आपने ये बात कही है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। और मैं आपके इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का पेरेंट गूगल करने से ज़्यादा परेशान अपने गिल्ट से है। गिल्ट ऑफ नॉट गिविंग 100%। अब ये गिल्ट आ कहाँ से रहा है? क्योंकि एज़ यू नो, ये 21st सेंचुरी है, डिजिटल वर्ल्ड है। आपके पास मोबाइल में सब कुछ है, आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अरे ये पेरेंट तो अपने बच्चे को, इसको तो गोल्ड मेडल मिला हुआ है, मेरे बच्चे के पास तो गोल्ड मेडल ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ा, जो पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, वो ये आ रहा है कि आज का पेरेंट गिल्ट में जी रहा है। अगर हम गिल्ट छोड़कर ग्रेट फील करना शुरू करें, ग्रेट ऑफ जो हमारे पास है वो मेरे लिए खास है, अगर ये फीलिंग पेरेंट में आ जाए, जो कि आज मिसिंग है, तो मेरे ख्याल से आधा स्ट्रेस तो हमारा ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मॉडर्न पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है कि आप ग्रेट फील करिए इंस्टेड ऑफ गिल्ट। ये जो गिल्ट है, ये आ इसलिए रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग बच्चों की तुलना बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे। मतलब आप अब बच्चा आपका कितना भी अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसके सामने एक सवाल हमेशा खड़ा रहे, उसको देखे, वो देखे, शर्मा जी के लड़के को देखे क्या करता है। तुम 96% पे रुक गए, शर्मा जी का बच्चा 99.99 लेके आया। बिल्कुल सही दिग्विजय। और इससे मुझे एक बात याद आ गई कि मैं एक दिन ऐसे ही क्लास में पढ़ा रही थी, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम, जो मेरे पेरेंट हैं वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं मुझे कि तुम्हारे तो मैथ्स में इतने कम नंबर आए और इसमें कम नंबर आए। अब आप ये बताइए, अगर मैं
पापा से कहूँ कि उनके पास तो ये वाली गाड़ी है, वो बच्चा है बोल नहीं सकता है, वो बच्चा है उसके अंदर मतलब वो छोटा है, ऑफ कोर्स उन्हें पापा से नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में लाइए कि अगर आप अपने बच्चे को कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके जो माइंड फ्रेम है उसके अंदर ये चीज़ डाल रहे हैं, यू आर नॉट गुड इनफ। तो बच्चे की जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो प्रोग्रामिंग वैसी हो रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ। फिर बच्चा कोई भी काम करने जाएगा, देन बच्चा विल फील आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन जो आप कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे के लॉजिकल ब्रेन के लिए हार्मफुल है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो जो उनके अंदर जो चीज़ को करने की जो ख्वाहिश होती है जिसको हम कहते हैं, वो कम हो जाता है। तो कंपैरिजन इज़ किलिंग द इनर सेल्फ ऑफ द चाइल्ड। इसमें कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये जो मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है और ये जो गेम्स है, ये सब भी बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड ने बच्चों से उसका बचपन छीन लिया है और पेरेंट्स से उनका पेशेंस। क्या बात। तो देखिए, एक्चुअली अगर हम बात यहाँ पे 21st सेंचुरी की कर रहे हैं, जब आप अपने माता पिता से अपने आप को कंपेयर करते हैं, अगर देखते हैं उस जनरेशन को, तो वो जनरेशन एक ऐसी लाइफ था कि हाँ भाई हमें अच्छा करना है, खाना है, पीना है। ये वाली जो हमारी और आपकी जनरेशन थी, हम लोग सक्सेस के लिए भाग रहे थे। और जो आगे वाला जो जनरेशन है वो सेटिस्फैक्शन के लिए भागेगा। उसको हर काम में सेटिस्फैक्शन होगा तभी वो करेगा, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं। अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप चाहे उसको लाख पढ़ा दीजिए, वो नहीं करेगा। तो पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो बच्चा, जो उस बच्चे को जो आप जो ग्रो अप कर रहे हैं, वो उस जनरेशन, उस लेवल, जब वो आपके एज में आएगा तो उसको डिजिटली साउंड होना होगा। बट इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे को बचपन से ही बिल्कुल आप मोबाइल और लैपटॉप में दे दीजिए। अरे बीच में एक आया नहीं था, कोडिंग करा रहा था कि भाई बच्चे, मतलब वो 7 साल 8 साल के बच्चों को कोडिंग करा रहे हो यार। अरे क्या चाहते हो भाई, उस बच्चे की मतलब जान ले लोगे आप? 7 साल 8 10 साल का बच्चा कोडिंग सीख ले? नहीं, ये बिल्कुल ही जेन्युइन बात नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर मैं, जब आपने ये क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन पर ही दिग्विजय अगर मैं कहूँ तो मैं इस पे 1 घंटे बोल सकती हूँ। ये इतना बड़ा टॉपिक है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसमें हमें ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी होगा। एज अ मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस टीचर भी हूँ, तो इस चीज़ को समझना, मैं सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग करने से पहले आपको ब्रेन साइंस, आजकल पेरेंटिंग कोच की क्यों ज़रूरत है? आप ये, कि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि भाई हम भी तो पले हैं, हमारे भी तो माँ बाप ने, और हम भी ठीक ठाक सक्सेसफुल हैं, मतलब हम कर रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें एक पेरेंटिंग कोच की ज़रूरत है? तो बिकॉज दिस डिजिटल वर्ल्ड हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ एक्सपोजर टू द चाइल्ड, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। अब यहाँ पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको उनके ब्रेन को समझने की ज़रूरत है बच्चों के। देखिए, अगर आप एज अ बच्चे का ब्रेन देखें तो बच्चे के ब्रेन का जो ये आगे का फ्रंटल लोब है, जिसको हम आगे का ब्रेन कहते हैं, लॉजिक ब्रेन बोलते हैं, ये जो लॉजिक ब्रेन है ये आपका 3 साल की उम्र के बाद डेवलप होता है, शुरू ही होता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये 21 साल तक डेवलप होते रहता है। और इस पर हम बहुत बात करेंगे, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप इस दौरान, इस बातचीत के दौरान वो सवाल भी आएगा जो आप मुझसे आगे पूछेंगे। मैं आई नो कि दिस इज़ द बहुत बड़ा एक सवाल है आजकल पेरेंट्स का। तो जो ये ब्रेन है वो, उसमें वो कांस्टेंट जो डेवलपमेंट है, फ्री फ्रंटल लोब जो हमारा है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा लॉजिकली काम करे। तो यहाँ पे पेरेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि, और हमें पहले से अगर हम देखें तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। आप ऐसे
नहीं चल सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने घर में रूल्स रेगुलेशंस और ये बाउंड्रीज आप कब सेट करेंगे? 3 साल से 7 साल के उम्र में। ये क्योंकि आपके बच्चे का जो लॉजिकल ब्रेन है वो उस वक्त डेवलप करना शुरू हो जाता है। तो ये बाउंड्रीज आपको तय करनी पड़ेंगी। और संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैंने कभी किसी बुक में मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा था कि लाड़ियेत, ताड़ियेत एंड देन मित्रयेत। तो 0 से 3 इयर्स लाड़ियेत मतलब लाड़ प्यार कीजिए, और आप इसको 5 साल भी कर सकते हैं। ताड़ियेत, ताड़ियेत 7 से 14। ताड़ियेत का मतलब ये नहीं है मारिए। अब आप कुछ लोग लगेंगे मारने, तो पेरेंट्स ये कहना चाहोगे कि मारना नहीं है, मारियेत जो ताड़ियेत वर्ड है इसका मतलब होता है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन वाला एज है, बाउंड्री सेट करना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद वाला फेज़ है मित्रयेत। तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल आप देखोगे जो नए पेरेंट हैं जो हैं वो कहते हैं आई एम वेरी फ्रेंडली विथ माई चाइल्ड, आई एम वेरी फ्रेंडली। तो फ्रेंडली होना और फ्रेंड होना इसमें डिफरेंस है। तो पेरेंट्स, वो बहुत ही पतली सी लाइन है पर पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। फ्रेंडली होना मीन्स आई एम गिविंग माई चाइल्ड ऑल्सो सम स्पेस सो दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज इमोशंस। फ्रेंड होना इज डिफरेंट। वो आपके साथ में अपनी चीज़ें जो है क्या शेयर करता है, वो चीज़ें शेयर करता है जो चीज़ वो अपने दोस्त से। अब आप बताइए कि एक फ्रेंड जस्ट मैं स्मोकिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ है, आप क्या अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। फ्रेंडली और फ्रेंड दोनों में बहुत अंतर है। एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छी लाइन कभी मैंने पढ़ी थी और बड़ा अच्छा था कि टीवी देखने पर जिन लोगों ने डांटा है उन्हीं ने आज के युग में मोबाइल सब बच्चों के हाथ में बांटा है। वाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन बोली है दिग्विजय। ये चीज़ जो है, ये चीज़ वाकई हो रही है। मैं अपने घर में भी मैंने एक चीज़ देखा है सलोनी, कि बच्चों के हाथ में मोबाइल गैजेट दे दिया, परिवार के सदस्य ने, मम्मी ने दे दिया, पापा ने दे दिया। बिजी रहेगा उस दौरान, कम से कम हम बात तो कर पाएंगे, कम से कम हम खाना तो बना पाएंगे, कम से कम हम जो है अपने मन का कर पाएंगे। चलो ठीक है। देख, उम्र क्या होनी चाहिए एज अ पेरेंटिंग कोच, आपके हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए जब बच्चे के हाथ में उसको आप मोबाइल दे रहे हैं या कोई गैजेट थमा रहे हैं? क्या उम्र होनी चाहिए और कितना देर उसके पास में वो चीज़ रहना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग गैजेट देकर भूल जाते हैं कि उसके पास कोई सामान है और वो अलग कमरे में सो रहा है, अलग जगह पे सो रहा है, उसके पास रात भर गैजेट है। वो कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, अगर एज अ पेरेंटिंग कोच, ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं ये नहीं कहती और या सारे पेरेंट्स को मैं नहीं कह रही कि आप भी यही मानिए, बट एज अ पेरेंटिंग कोच अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बच्चे की एज क्या होनी चाहिए मोबाइल देने की, तो मेरे ख्याल से 18 साल की उम्र से पहले तो आपको बच्चों को अपना पर्सनल गैजेट नहीं देना है। क्योंकि आप बार बार ये मुझसे कहेंगे कि होमवर्क्स आ रहे हैं मोबाइल पर। पेरेंट्स कहते हैं मुझसे कि मैम आप तो खुद ही होमवर्क भेज रही हैं और आप हमसे कह रही हैं। तो इसके लिए मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि स्कूल इज़ गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशंस कि आपके बच्चे को कितना एग्जैक्ट टाइमिंग इस होमवर्क को ख़त्म करने में लगेगा। तो आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। उस एरिया पे बच्चा आप यू कैन वॉच, है ना, और बच्चा वहाँ पे गया और वहाँ पे अपना होमवर्क कंप्लीट किया। एंड देन प्रॉब्लम क्या हो रही है पेरेंट्स को? प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, या प्रॉब्लम ये है कि बच्चा डिजिटल से फिर यूट्यूब या इंस्टा या बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। ये आप भी देखते होंगे। तो यहाँ पे माइंड शिफ्ट कैसे करना है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है पेरेंट्स को कि मैम चलिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं ड्यू टू एयर क्वालिटी या कुछ भी हो रहा है। आजकल बहुत ही ईजिली स्कूल भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब ऑनलाइन में बच्चा बैठा है और बच्चा अगले विंडो में क्या चला रहा है, ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी एक डेजिग्नेटेड स्पेस हो जहाँ से विजुअली यू कैन वॉच योर चाइल्ड। देयर शुड बी अ बाउंड्री एंड हाउ टू ओवरकम दैट। आप उस सिचुएशन से अपने बच्चे को वापस कैसे लाते हैं? तो आप लाएंगे कैसे?
यू विल सिट एंड देन आप अपने बच्चे से बहुत ही प्यार से कहेंगे कि देखो बेटा, अब तो तुमने सीखा, अब ये समय है कि अब तो मुझे सिखाओ कि तुमने सीखा क्या। तो बच्चे का माइंड, अब आप अथॉरिटेटिव होके कहेंगे कि अच्छा चलो हो गया, बंद करो, तो आप बच्चे के ब्रेन को समझिए। देखिए, आप भी देखते हैं, मैं भी बड़ी हूँ, आप भी बड़े हैं, और हम कभी कभी अगर रील या कुछ देखना शुरू करते हैं तो हम एक पर एक देखते चले जाते हैं ना, हमें टाइम का पता नहीं चलता है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेन को एक हार्मोन मिल रहा है, दैट हार्मोन इज डोपामिन। डोपामिन इज योर हैप्पी हार्मोन। और बच्चा क्या हैप्पी चाहता है। बच्चे को घर का साइलेंस मार रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी, दे आर बिजी इन देयर लाइफ, दे आर बिजी इन देयर वर्क। ठीक है, तो बच्चा वहाँ, पेरेंट्स उसको वो हैप्पीनेस दे नहीं पा रहे। अब हैप्पीनेस उसको मिल कहाँ से रहा है? मोबाइल से, अदर चीज़ों से, अपने दोस्तों से। तो डोपामिन उसको चाहिए। तो ये चीज़ जो आप बता रही हैं सलोनी, इसमें एक चीज़ ये है कि इसको आप सही तरीके से रोक कैसे सकते हैं, कैसे इस पे स्टॉप कर सकते हैं? देखिए, हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर बच्चे मोबाइल की वजह से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रात ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें कैसे आप उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं और किस जगह पे रोक लगा सकते हैं? देखिए, एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि आप देखते हैं कि जब हम ये मोबाइल में जब हम रील्स देख रहे हैं तो ओवर स्टिमुलेशन है। आजकल हम जो हमारे कार्टून शोज़ हैं, कई सारे कार्टून शोज़ भी हैं जो हम बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड हैं, बिकॉज उसमें बहुत ओवर स्टिमुलेशन है। तो ओवर स्टिमुलेशन इज़ ओवर स्टिमुलेटिंग योर माइंड, चाइल्ड्स ब्रेन। तो वहाँ का जो, क्योंकि हर कुछ सेकंड पे आप देखते हैं कि वो स्क्रीन में चेंजेस आ रहे हैं, तो बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा है। नाउ अब आप ये बच्चे को इस चीज़ से रोक कैसे सकते हैं? तो मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाइए। देयर इज़ 9 मिनट रूल विच एवरी पेरेंट शुड नो। तो ये 9 मिनट रूल क्या है? ये बहुत ही माइंडफुल रूल है, एंड मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये किया है, एंड ये 100% सक्सेसफुल हुआ है। तो इसमें पहला जो हमारा 3 मिनट है, सुबह 3 मिनट अपने बच्चे के, अब क्या होता है कि बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, और आप क्योंकि बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग, तो आप अपने दुनिया में जल्दी जल्दी किचन में काम कर रहे हैं, और आप अपने जहाँ किचन से या बेडरूम से या डाइनिंग हॉल से आप उसको आवाज़ें लगा रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तो उससे क्या है, बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं फील कर रहा है। तो आपको बच्चे के पास जाना है, एंड देन वो 3 मिनट इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। फिर उसके बाद होता है आपका आफ्टरनून का 3 मिनट। वो जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, मैंने देखा है कि मैं डिस्पर्सल में रहती हूँ, और मैं देखती हूँ कि जैसे ही पेरेंट आते हैं, वो उनका सबसे पहला सवाल बता, आज क्या पढ़ा, क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ। तो बच्चा जो क्या है कि वो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं बैठा पा रहा है। तो सवाल क्या होना चाहिए पेरेंट्स का बच्चे से 3 मिनट के? तो हम बच्चों से क्या सवाल कर सकते हैं? जैसे ही हम बच्चे से मिले, हम बच्चे को पहले तो गले लगाएंगे, बच्चे से बोलेंगे, वाओ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हैप्पी, सो आई थिंक द डे वाज वेरी गुड, यू एंजॉयड द स्कूल, ओह व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कूल, हाउ डिड यू एंजॉय इट, अच्छा वाओ दैट्स ग्रेट, अच्छा वो तुम्हारे दोस्त के साथ आज कैसे रहा तुम्हारा। तो दीज क्वेश्चंस कैन गिव यू कनेक्शन इंस्टेड ऑफ आस्किंग, अच्छा मैथ्स में तो तुम्हें इतने ही नंबर मिले, ये क्यों हुआ। So that time and the last 3 minutes is your bedtime. That time is the correction and connection time. उस समय जब आप बेड पे जा रहे हैं बच्चे के पास, तो पूरे दिन में अगर आपने कहीं भी लगता है कि मेरा बच्चा इस चीज़ से इन्वॉल्व हो रहा है, या स्क्रीन में इन्वॉल्व हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा है, तो चूँकि आपने अच्छे बाकी के 6 मिनट आपने बच्चे के साथ बिताए हैं, तो वो जो लास्ट का 3 मिनट है, दैट यू कैन यूज़ एज अ करेक्शन टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमको इसमें एक चीज़ और पूछनी है सलोनी, कि अगर कुछ बच्चे होते हैं, अक्सर आप लोग देखते होंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो कि फैल जाते हैं। आप गए जो है किसी मॉल के अंदर गए, वहाँ पे देखे एक बच्चा ज़मीन पे फैला हुआ है,
हमको चाहिए, वो जो हमको चाहिए होता है, थोड़ी देर जो है मम्मी इधर देख रही है, पापा उधर देख रहे हैं, फिर दोनों लोग उसी को देखते कहते हैं दिलवा यार, बेइज्जती करा रहा है सबसे, और उसका जो है वो जो भी जिद हुई वो मान लिया। जो टेंट्रम होता है बच्चों का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? दिग्विजय, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन एक करना चाहूँगी इस क्वेश्चन पे। आप लैपटॉप पे बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, और आपकी बिटिया, आपकी बेटी आराम से खिलौनों से खेल रही है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रोने लगी, तो किस सिचुएशन में आप उठकर आए? वो खेल रही थी या जब वो रो रही थी? तो प्रोग्रामिंग किसने फिट किया बच्चे के माइंड में? जब तक तुम रोगे नहीं तब तक मैं तुमको वो दूंगा नहीं। तो टैंट्रम, टेंशन सीकिंग वाला प्रॉब्लम हो गया है। ओके, हाँ ठीक है। तो टैंट्रम बच्चा इसलिए थ्रो कर रहा है। देखिए, अगर बच्चा आपसे पूरे दिन में 7-8 चीज़ें मांग रहा है, तो उसमें से 2-3 चीज़ें हो सकता है जेन्युइन हो, है ना, जरूरी तो है नहीं। अगर कलर, उसके स्कूल में कलर ख़त्म हो गया तो मांग रहा है कि पापा मुझे कलर दिला दीजिए, तो वो जेन्युइन है ना मांगना बच्चे का, तो आप बच्चे को वो दिला दीजिए। लेकिन पेरेंट्स क्या है कि नहीं, अभी तो तुम्हें कल दिलाया था, अभी क्यों दिलाऊं? तो बच्चे के माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं इसको एक न्यूरो साइंस के लॉजिकली आपको ये बताऊंगी। नर्व्स which are fired together are wired together, means बच्चे के ब्रेन में एक सिग्नल जा रहा है, टिल द टाइम आई एम नॉट गोइंग टू शो द टैंट्रम, माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू कम एट मी। नर्व्स विच आर फायर टुगेदर। तो जब बच्चे ने वहाँ रोना पीटना शुरू किया, तब आपने उसके ऊपर अटेंशन देना शुरू किया, तो उसका जो नर्व है दैट इज फायर। अब फायर हुआ, उसने रोना शुरू किया। अब उसके जो अगला, उसका जो ब्रेन का जो सिग्नल है वो कह रहा है रोगे तब मिलेगा। तो फायर एंड दे आर वायर्ड। सो एवरी टाइम ये जो है आपको वही, इसलिए उसका बच्चे का वो टैंट्रम इसीलिए आ रहा है जिससे कि आप उसको अटेंशन दें, उसकी तरफ आँख दिखाएं, उसकी तरफ, उसकी बात को समझें, उसको समय दें। ये यहाँ से एक सवाल और उठता है कि खासतौर पे इंडियन पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उनको रियलाइज़ ही नहीं होती कि कोई गलती भी है। सबसे बड़ी गलती जो आजकल के जो पेरेंट हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली करे जा रहे हैं, दे आर बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों को ज्ञान की नहीं, आपके ध्यान की ज़रूरत है। आप ज्ञान दे रहे हैं ना, बच्चा कॉन्स्टेंटली तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए, बच्चे को प्रेजेंस पेरेंट चाहिए। बच्चे को वो पेरेंट चाहिए जहाँ से वो अपने आप को सेफ फील कर सके। इस चीज़ को मैं आपको, आप जब ये टैंट्रम की बात कर रहे थे तो अचानक मुझे एक चीज़ याद आई। एक कोरियन वे ऑफ बाउंडिंग और बॉन्डिंग विद द चाइल्ड है, वो सिर्फ 60 सेकेंड आपको लगेगा, एंड दैट कोरियन वे इज़ सो इफ़ेक्टिव। इसको बोलते हैं जोंग इफ़ेक्ट। अब हाँ, ये जो जोंग इफ़ेक्ट है, इसमें देखिए एक्चुअली एज अ पेरेंट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बच्चों को, जैसे बच्चा मेरा गिर गया तो हम रेस्क्यू मोड में आ जाते हैं। अरे गिर गया, उठो 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 उठो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, बिल्कुल मत रो बिल्कुल मत रो। आप ब्रेन को एक प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि रोना इज़ नॉट गुड, है ना। तो जोंग इफ़ेक्ट 60 सेकेंड का एक छोटा सा उपाय है। उसमें मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगी कि वो जल्दी से कॉपी और पेंसिल लेके तैयार हो जाए, क्योंकि ये 60 सेकेंड उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है। टैंट्रम बच्चा करना ही भूल जाएगा। आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा उपाय था जो मेरा बच्चा तो अब टैंट्रम ही नहीं करता। तो क्या है ये 60 सेकेंड में जोंग इफ़ेक्ट? सबसे पहले जब आपका बच्चा रो रहा है तो आपको उसके इमोशंस को वैलिडेट करने देना है। मतलब बच्चे को तुरंत रेस्क्यू के लिए नहीं जाना है। आप जस्ट फॉर 10 सेकेंड पॉज, टेक अ डीप ब्रीथ। उसके बाद आप बच्चे के आई लेवल के पास जाइए एंड देन
लुक एट इनटू योर चाइल्ड्स आई। आप वहीं से देखेंगे कि बच्चे के कुछ माइंडसेट या उसके कुछ अपीयरेंस में चेंज आया, वो रोना अभी भी चुप नहीं होगा। देन आप बच्चे के आई से आई कांटेक्ट करेंगे एंड देन अभी भी आप बच्चे को कुछ कहेंगे नहीं, आपको भी बच्चे को कुछ भी नहीं कहना है, जस्ट आई कांटेक्ट। देन आप हाथ लेंगे और बच्चे की पीठ पे धीरे से हाथ फेरेंगे, दैट फॉर 10 सेकेंड्स। आपने हाथ फेरा, अब बच्चा थोड़ा सा काम डाउन होगा, बट वो अभी भी चुप नहीं होगा। उसके बाद आप उसको बोलेंगे आई अंडरस्टैंड यू। फिर उसके बाद बोलेंगे कि चलो मिलके ब्रीद इन करते हैं, या आप गहरी सांस लेना शुरू करेंगे, तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा। एंड उसके बाद आप बच्चे को बोलेंगे कि बच्चे या बेटा या बेटी, आई कैन वैलिडेट ये जो टॉय आपका टूट गया या जो आपको ये चाहिए था, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैं जो आपको अभी नहीं दिला पाया, बट इसका सोल्यूशन हम ज़रूर निकालेंगे। और अब आप देखेंगे कि बच्चा का रोना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये बहुत ही मैजिकल उपाय है। लेकिन कई सारे पेरेंट्स का मेरे पास एक क्वेरी आया था इस उपाय को लेके कि मैम हमने तो किया तो कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। देखिए, आपके ब्रेन को प्रोग्रामिंग होने में, आप कोई भी दवा खाते तो दवा खाते के अगले दिन फ़ायदा हो जाता है। हर मेडिसिन अपना एक टाइम फ्रेम लेती है। तो किसी भी आदत को डालने के लिए आपको मैं कहती हूँ, आप इसको 1 to 2 मंथ्स अगर आप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि धीरे 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 बच्चा को जब भी प्रॉब्लम होगा, बच्चा विल कम टू यू, बिकॉज बच्चा के माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि दिस इज़ माई सेफ प्लेस। यस, और प्रोग्रामिंग होने में समय लगेगा, प्रोग्रामिंग एक दिन में नहीं होगी। तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि ये मेरा सेफ प्लेस है, और यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मुझे मिल जाएगा। और फिर बच्चा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चा सीधे आपके पास आएगा, रोता हुआ ही आएगा, आप ही के पास, लेकिन आप ही के पास आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। इसमें एक चीज़ और जोड़ी है सलोनी, मैं बच्चों के टेंट्रम की बात हो गई, पेरेंट्स की बात हो गई, हम बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। बच्चे जो है ना, कई बार देखने में आता है उनका इंटरेस्ट पढ़ने से कम हो जाता है, कि वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करना चाहेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक और साइंटिफिकली एक चीज़ को समझना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि थी केन ब्लैंकार्ड की बुक, उसमें थी वो वेल डन। तो उसमें 36 किलो का आदमी ने 12 टन के वेल को कंट्रोल में कर लिया था, 12 टन के वेल को। और वो तब जब उसका पहले दिन तो वेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो वो किया कैसे उसने? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट एप्रिशिएशन। हर लेजी माइंड के पीछे एक एंग्शियस माइंड है। बच्चा क्यों भाग रहा है पढ़ाई से? बच्चा इसीलिए भाग रहा है क्योंकि आप कांस्टेंट उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई तेरी इंग्लिश खराब है, भाई तेरे क्या कर दिए मैथ्स में, ऐसे होता है, 2+2 क्या लिख दिया तुमने। बच्चे के माइंड में एक फियर सिचुएशन है, एंजाइटी। पढ़ाई शुरू होते एंजाइटी आ जाती है बच्चे के अंदर। इसको बहुत ही अच्छे तरीके, जब मैंने देखिए कोई भी, जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तो मुझे एक बहुत एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही मौका मिला कि अगर कोई भी व्यक्ति एक काम कर रहा है तो वो ये काम कर क्यों रहा है, वाई दैट पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस। तो अगर मान लीजिए कि उस बंदे ने एक वेल को ट्रेंड कर दिया, क्योंकि वो उससे पैसा कमाते थे, वेल शो दिखाता था और उससे पैसा कमाते थे। उन्होंने कैसे किया? कॉन्स्टेंट एप्रिशिएशन से। तो मैं यहाँ सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि बच्चा पढ़ाई से क्यों भाग रहा है। बच्चे के माइंड में जब भी पढ़ाई की बात आती है, फिर वही बात आ जाएगी ना, नर्व्स विच आर फायर टुगेदर आर वायर टुगेदर।
आपने बच्चे को फायर ही इसलिए दिया है, आपने उनके माइंड में ये डाल दिया है कि जब भी पढ़ाई की बात होगी तो पिटाई की बात होगी। तो बच्चा भाग रहा है पढ़ाई से। तो बच्चे को देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मेरी बेटी है या उसने मैथ्स में अच्छा नहीं किया, तो हम क्या करते हैं ना, इंस्टेंट रिएक्शन शो करते हैं, इंस्टेंट कि अरे ये क्या है। तो इंस्टेंट रिएक्शन की जगह मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि डिलेड रिएक्शन कीजिए। बैठ जाइए, डीप ब्रीथ, ओके आई एम फाइन, देन यू गिव योर चाइल्ड कि आई नो यू कैन डू बेटर, तुम इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, आई हैव ट्रस्ट। तो ट्रस्ट वाली जब फीलिंग आएगी ना बच्चे को, उसको सेफ प्लेस बनाइए घर को। बच्चा कहाँ भागेगा, बाहर गया तो टीचर, हाँ घर आए तो मम्मी पापा, बच्चा कहाँ, बच्चा है ना, छोटा है। अभी एक उदाहरण ये आया तो था, जो अभी एक बहुत बड़े स्कूल में एक इंसिडेंट हुई, एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, जिसमें उस बच्ची की जो ऑडियो कॉल आई थी, उस ऑडियो कॉल में वो 4th क्लास की बच्ची रो रही थी, अपनी मम्मी से रो के बोल रही थी कि मम्मा मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे ये लोग हर बार पे जो है मेरे को बोलते हैं, हर चीज़ में मुझे जो है क्रिप करते हैं, बोलते हैं, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, रो रही थी। माँ बाप ने उस चीज़ को सुना, लेकिन उनके दिमाग के कोने में ये था कि अरे बच्चे हैं, करते हैं, स्कूल जाने के बहाने ढूंढते हैं। और वो लड़की, उसने इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी वजह से वो हमारे बीच है भी नहीं, और वो उसके मम्मी और उसके पापा, उसकी मम्मी की आत्मग्लानि ये थी कि उनकी जब वो उनको देखा गया उनके, तो वो खुद को जो है इसका कल्प्रिट मान रही थी, खुद को दोषी ठहरा रही थी कि मेरी वजह से। ये मतलब आजकल के उसमें ऐसा नहीं है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी खराब, लेकिन जो इस तरीके की सिचुएशन, जो इस तरीके की एंगल, वो कैसे बच्चों के दिमाग में कहाँ से ये चीज़ें, मतलब कैसे पढ़ा जाए। सलोनी, मेरा सवाल ये, कैसे पढ़ा जाए कि भाई मेरा बच्चा वाकई किस चीज़ से पीड़ित है, वाकई क्या उसको, क्योंकि हर बच्चा सुबह उठने के बाद यही कहता है कि आज मेरा सर दर्द कर, आज नहीं जाऊंगा स्कूल, कुछ ना कुछ पेट दर्द कर, नहीं जाऊंगा स्कूल। तो अब ऐसे में माँ बाप ये तो नहीं कर सकते कि भैया स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है, क्या है ये कुछ बड़ा कदम तो नहीं उठाएगा, ये तो नहीं सोचते हैं। मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि हम मैथ्स तो पढ़ा देते हैं, साइंस तो पढ़ा देते हैं, और उसको लेके हमारे बड़े वो होते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के इमोशंस को समझना, पढ़ना, या उसको रेगुलेट और या उसको वैलिडेट करना नहीं सिखा पाते हैं। तो इसके लिए हर पेरेंट को, चाहे जब वो आपका बच्चा छोटा है, बहुत छोटे से, उसको उसके हर इमोशंस को वैलिडेट कीजिए, बच्चे के सेफ प्लेस बनिए। बट आप बच्चे के अगर बच्चा रो रहा है या बच्चा किसी चीज़ के लेकर परेशान है, तो हमारे जो इंडियन सोसाइटी या हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, वो हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम अपने इमोशनल ब्रेन को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लग गई, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, वो देखो कौवा, कौवा कौवा ले गया, कौवा ले गया, कौवा ले गया। मतलब आपने उसको ये दिमाग में, उसको आपको लगता है अरे इसको ये चीज़ याद ना रहे कि चोट लगी है। बट मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को क्योंकि आपको तो लगा बच्चा भूल गया, बट बच्चे के ब्रेन ने भूला नहीं है उस इंसिडेंट्स को। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं वो इमोशन दबा हुआ है, और वो इमोशन उसके लॉजिक ब्रेन तक नहीं आया है। और कभी आप कभी देखिएगा कि ऑल ऑफ अ सडन, मैं जानती हूँ यहाँ जो सारे वेब पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उन पेरेंट को भी लगेगा कि कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ नोवेयर बच्चा किसी चीज़ से डरने लगता है। जैसे मेरे पास एक पेरेंट आए थे, उनका बच्चा स्विमिंग बहुत अच्छा करता था और बहुत अच्छा स्विमिंग में था वो, बट एक दिन वो अचानक मतलब जो एक समर तो उसने कर लिया, अगले समर में जब मम्मी ने कहा कि बेटा स्विमिंग में चलेंगे, तो वो घबरा गया, बोला नहीं मुझे स्विमिंग में नहीं जाना।
मैं नहीं जाऊँगा मैं, और वो शी वॉज लाइक कि क्या हो रहा है भाई, तब तुम तो इतना अच्छा। अब उसमें क्या होता है ना, हम रेस्क्यू के लिए आने लगते हैं, क्यों नहीं जाओगे, चलो जाओ, ये करो, तो हम उसके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके सब कॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई कुछ ना कुछ, देखो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई एक्शन है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो सबसे पहले हमें इमोशनल वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि कोई भी इमोशन को सप्रेस मत करिए। लेट द चाइल्ड फील द इमोशन, लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड, ओके आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ एंड वाई आई एम नॉट हैप्पी। टॉक टू द चाइल्ड कि आई अंडरस्टैंड, आई एम विथ यू, और तुम अगर इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को वैलिडेट करने की कोशिश करो। तो वहाँ से अगर हम अपने इमोशंस को वैलिडेट करेंगे तो मेरे ख्याल से जो इस तरह का जो हमारा कन्वर्सेशनल गैप आ जाता है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो अपने मम्मी या पापा या किसी को ये बात नहीं बता पाता है। ये कहीं ना कहीं ऐसा कई बार देखने में आया है कि कई बार पेरेंट्स को ही लगता है कि मेरी पेरेंटिंग में मैं फेल हो रहा हूँ। कई बार लगने लगता है ना, जो आप बता रही हैं उसमें उसको पेरेंट की वो ग्लानि वो रहती है कि मैं सही अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं समय नहीं दे पाता हूँ, या मम्मी को लगता है कि यार मैं कहाँ क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को समझ। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? तो मैं सारे जो पेरेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे ये कहना चाहूँगी, नोबडी इज़ परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं है, और कोई गाइड और मैनुअल नहीं आया हुआ है परफेक्शन का। तो यहाँ सारे पेरेंट्स परफेक्शन की जगह कनेक्शन पर ध्यान दें। कनेक्शन, आपका कनेक्शन इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए बच्चे के साथ। नोबडी इज़ परफेक्ट हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और उस परफेक्शन के चक्कर में जो रियल कनेक्शन है हमारे बच्चों से, देखिए चाहे कितना भी डिजिटल वर्ल्ड हो जाए, कितना भी हम एडवांस हो जाएं, कुछ भी हम कर लें, जो हमारी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो क्या चाहती है? लव, अगाध प्रेम। तो लव की जो भाषा है ना, हम उस बच्चे को बस प्यार दीजिए, प्रेजेंस दीजिए। बच्चा कभी नहीं कहता है कि मुझे परफेक्ट पेरेंट चाहिए। बच्चे ने नहीं कहा है कि उसने नहीं बना दिया एक सेट कि ये क्राइटेरिया है, ये परफेक्शन का क्राइटेरिया है, और इसमें आप फिट नहीं हो रहे हैं तो आप परफेक्ट पेरेंट नहीं हैं। उसको तो सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो ऐसे में जो पेरेंट्स जो है वर्किंग हैं, वो किस तरीके से क्वालिटी टाइम के लिए अपना एक सेट रूटीन या कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे वो समय निकाल सकें अपने बच्चों के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो वर्किंग पेरेंट है उनके लिए समय निकालना वाकई में मुश्किल हो जाता है। तो एक तो जो आपका डिनर का टाइम है, तो डिनर के टाइम को बच्चा हमेशा ऑक्सीटोसिन और डोपामिन, ये 2 हार्मोन हैं जो बच्चे को चाहिए होता है, और या हर किसी ह्यूमन को चाहिए होता है। आप भी ये काम कर रहे हैं बिकॉज यू फील हैप्पी इन दिस, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। ठीक है, तो मैं सारे जो वर्किंग पेरेंट हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लेट नाइट आते हैं या कुछ, मतलब कोशिश ये कीजिए कि आप एक मील बच्चे के साथ खाइए, एंड दैट शुड बी योर फैमिली टाइम, नो गैजेट टाइम। गैजेट्स को बिल्कुल दूर रखिए। बच्चा बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं उनके, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं। तो आप देखेंगे कि कई चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आपकी डॉटर वो खुद ब खुद उसके अंदर इम्बाइब हो रही हैं। क्योंकि बच्चे का मिरर न्यूरॉन एक्टिव है। बच्चा जो देखता है वो कॉपी करता है। तो बच्चा देख रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अगर बच्चा देख रहा है कि डाइनिंग टेबल पे पापा फैमिली टाइम की जगह स्क्रीन टाइम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको भी मैसेज वही जा रहा है कि स्क्रीन टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कनेक्शन टाइम। तो सारे वर्किंग पेरेंट के पास, वर्किंग जो है वो उनको सिर्फ डिनर के टाइम में 15-20 मिनट निकालना है, एंड दैट टाइम इफ़ यू आर गिविंग विथ योर चाइल्ड, बच्चे को एक डोपामिन का डोज वहाँ से मिल रहा है, तो वो आपके साथ कनेक्शन भी होगा, और आपको कनेक्शन जब होगा तो आप उसको प्यार से करेक्शन भी कर पाएंगे।
बहुत बढ़िया बात है, कनेक्शन होगा तो करेक्शन कर पाएंगे। ये इसमें एक सलोनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है, आपने स्क्रीन की बात की, तो स्क्रीन को जो है उसको कैसे, मतलब जो एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन, उससे बच्चों को कैसे बचाया जाए, कुछ टिप्स वो चाहिए। जैसे मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि कह चुकी हूँ कि स्क्रीन से हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सारे मम्मी पापा को ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चा है हमारा, उसके लिए देखिए आजकल क्या है कि हम ऐसे सेटअप में रहते हैं जिसमें कि हम हमारी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर सेटअप है, या हम हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो बच्चे को ना वो एक इमोशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो इससे बच्चा भाग रहा है बाहर की तरफ। तो मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि वो 2-3 लोग कोई ऐसे हों जिनके साथ आपका बच्चा सेफ, आपकी सोसाइटी में भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिससे कि आप उनके साथ आपका एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, आपका बच्चा उनका बच्चा, और एक साथ समय बिताए, कभी वो आपके घर आ जाए, कभी आप उनके घर चले। कुछ ऐसा एक ऐसी फैमिली होनी चाहिए जहाँ वो बच्चा अगर नीचे खेलने जा रहा है तो यू हैव अ फीलिंग कि माई चाइल्ड इज़ सेफ। वो उनके घर चले गए, वहाँ उसने चलो फ़ोन आ गया कि भाई जो है ये मेरे घर खाना खा लिया राजू ने, तुम चिंता मत करो। तो और इससे क्या होगा कि बच्चे को एक कंपनी मिलेगी जिससे कि बच्चा स्क्रीन से दूर होगा। क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बच्चे को डोपामिन चाहिए। अगर आप उसको डोपामिन नहीं देंगे तो बच्चा स्क्रीन की तरफ भागेगा, बच्चा ऐसी जगह जाएगा जहाँ से उसको डोपामिन का डोज मिल रहा है। तो आप एक ऐसा सेटअप करिए, आप या तो और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ 1-2 दोस्त आपके ऐसे हों जो कि आप उनके साथ फैमिली स्पेंड कर सकें टाइम। बच्चों को बेसिकली क्या, मतलब वो डोपामिन तो चाहिए ही चाहिए, तो या तो वो आपके स्क्रीन से मिलेगा, या तो दोस्तों के साथ खेलने में मिलेगा, या फिर जो है बाहर जब वो लोगों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें करने की आज़ादी पाते हैं, तब मिलेगा। और इसमें मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो टीनेजर्स हैं वो नहीं चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना, भागते हैं। तो वो उनका भी सबसे बड़ा इशू यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट करेक्शन पे ध्यान दे रहे होते हैं, कनेक्शन पे नहीं ध्यान दे रहे होते हैं, और उनको भी उस लेवल का डोपामिन चाहिए जिससे कि वो आपको साइड करके अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी आप अपने बच्चे के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे यूं ही निकल जाइए, उसके साथ रास्ते में बातें करिए, उसको वो फीलिंग आनी चाहिए, वो एक हैप्पीनेस उसके अंदर आनी चाहिए जिससे कि बच्चा ये फील कर सके कि देयर इज समवन whom I can connect with and that person is my safer person। और यहाँ से मुझे कोई जजमेंटल आंसर नहीं मिलने वाला है, that person is not going to judge me। तो ये जो चीज़ बच्चों के अंदर अगर ये फीलिंग आ जाती है तो मैंने देखा है कि 90% केसेस में बच्चे ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे पेरेंट हैं दे अंडरस्टैंड मी, वो मेरे साथ मुझे जज नहीं करते हैं हर बात में। तो वो स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए आ रहा है कि पेरेंट्स कनेक्शन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। क्या बात है। सबसे मुद्दे वाली बात ये है कि अगर आप लोगों ने ये पूरा एपिसोड देखा होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे नुआंसेस हैं जो आप तक पहुँचे हैं, जो आप अपने जीवन में उतार के आप अपने बच्चों के और करीब पहुँच सकते हैं। देखिए, ये पॉडकास्ट था ही इसलिए क्योंकि सलोनी एक
जितनी अच्छी पेरेंटिंग कोच हैं उतनी अच्छी टीचर भी हैं, जितनी अच्छी टीचर हैं उतनी अच्छी मम्मी भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा मतलब ये मेरे लिए भी बहुत सारा इंसाइट लेकर आया है। थैंक यू सो मच सलोनी अपना समय देने के लिए। और हम लोगों ने जो बात की है ये बात हम अगले एपिसोड में कुछ और चीज़ों पर करेंगे और चीज़ों को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना समय हमको दिया आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दिग्विजय। मैं बस सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ये जो जब आप ये पॉडकास्ट देखें तो एक कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठिए और हमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते रहिए जिससे कि हमें पता चले कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और हम अगले एपिसोड में ज़रूर उन सारी प्रॉब्लम्स के आंसर लेके आपके साथ रहें। क्या बात है, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।